हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रिपीट कर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद है अपन ने 5 हेड ऑफ इनकम के नाम लिखे थे। बोलो कौन कौन से। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड नंबर 5 जो इन चारों में नहीं आया दैट इज कॉल्ड पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब मैं इन पांचों सोर्सेस को ऐड कर देता हूँ तो मेरे लिए टोटल इनकम बनती है कौन सी, ग्रॉस टोटल इनकम। सुपर्ब गाइस। लेकिन ये ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिडक्शन देता है। मेरे को बोलो डिडक्शन का सेक्शन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। सुपर, सेक्शन नंबर 80 से स्टार्ट होता है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपन ने देख चुके हैं। और वो डिडक्शन को माइनस करने के बाद मुझे जो इनकम आती है उसको हम लोग बोलते हैं नेट टोटल इनकम। मुझे आप आंसर करो, हम लोग कौन सी इनकम पे टैक्स देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम। एक्सीलेंट गाइस, हम लोग टैक्स देते हैं नेट टोटल इनकम पर। अच्छा, जब मैंने आपको ये पांचों हेड के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि छोटे छोटे बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके मेन कंटेंट जो भी है हम लोग इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं अपने हेड ऑफ इनकम का दूसरा हेड चालू कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर आपने तो इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाया ही नहीं अभी तक। अरे बाबा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद अपन एक एक हेड देखते जाएंगे। तो पहले मैं दूसरा हेड चालू कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। चलो देखो नाम में क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गाइस मेरे को एक बात बोलो, हाउस प्रॉपर्टी की जब बात करूं मैं तो हाउस प्रॉपर्टी से ना 2 तरीके की इनकम जनरेट हो सकती है। कम ऑन रिपीट कर, हाउस प्रॉपर्टी के साथ 2 टाइप की इनकम जनरेट हो सकती है। कौन से 2 टाइप की इनकम। नंबर 1, सर हम लोग ना अपने घर को किराए पे चढ़ाकर इनकम कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंटल इनकम। नंबर 2, सर मैंने ना अपना घर बेच दिया, अपना घर बेच के इनकम कमाया, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो 2 टाइप की प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो सकता है, एक तो रेंटल इनकम, दूसरा सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या सेल ऑफ असेट्स। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो हम लोग रेंटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब जब रेंट की बात होगी हाउस प्रॉपर्टी में तब तब हम लोग आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ये रिपीट कर क्या बोला मैंने, जब जब बात होगी किसकी, रेंटल इनकम की, और वो रेंटल इनकम किधर से आएगा, हाउस प्रॉपर्टी से, तब तब हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। लेकिन जब बात आए सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट चैप्टर देखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलो मेरे को आंसर करो, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, बोलो कौन से हेड में जाने का। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने अपना कोई प्रॉपर्टी बेच दिया तो मेरे को बोलो कौन से हेड में जाने का, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैं कौन सा चैप्टर चालू कर रहा हूँ, यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरे को बोलो इस चैप्टर में जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो इनकम सेलिंग इनकम होनी चाहिए या रेंटल इनकम होनी चाहिए, यस, वो रेंटल इनकम होनी चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी वही तो बोलता है देख बॉस, तेरे पास पहली बात तो हाउस होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 2, तेरे को वो इनकम रेंटल से आनी चाहिए, मतलब रेंट से आनी चाहिए। नंबर 3, वो लोग बोलता है ना, जो प्रॉपर्टी तुमने रेंट पे दी है तुम उसके खुद के ओनर होने चाहिए। ये रिपीट क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। मतलब सर अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे दी लेकिन मैं उसका ओनर नहीं हूं, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। आंसर इज नो। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलता है मेरा कंडीशन क्या रहेगा, मेरा कंडीशन रहेगा पहली बात तो वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, नंबर 2 वो इनकम रेंट से आनी चाहिए, नंबर 3 तुम उसके ओनर होना चाहिए। जिस दिन तुमने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली उस दिन तुम्हारा प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, सॉरी तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। सर मैंने ना हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको रेंट पे दी बट मैं उसका ओनर नहीं हूँ, तो देखो रेंटल से तो इनकम आ रही है बट वो किधर पे आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी।
वापस से देखो, एक ही हाउस प्रॉपर्टी ने कितने कितने हेड के नाम ले लिए। पहला, अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेंटल इनकम, दूसरा सेलिंग इनकम। मेरे को बोलो हाउस प्रॉपर्टी में जब सेलिंग की बात हो तो कौन सा है? एक्सीलेंट गाइस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन अगर मैंने उसको किराए पे चढ़ाया तो सर हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन किराए पे चढ़ाया तो है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मतलब मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ, तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए तीन कंडीशंस, पहला आपके पास घर होना चाहिए, दूसरा आपने उस इनकम को रेंटल से कमानी चाहिए, नंबर 3 आप उसके ओनर होने चाहिए। ये रेंटल से कमाना चाहिए मतलब मैं बोलूँ वो प्रॉपर्टी लेट आउट होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ही तो तुम लोग इनकम रेंटल से कमा सकता है। यस, तो मेरे को फटाफट एक बात में आंसर कर दो, जब जब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? सर नंबर 1, कमो ना, घर पे बैठ के रिपीट करो। घर पे बैठ के रिपीट नहीं करोगे तो आंसर कुछ भी समझेगा नहीं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा। घर पे बैठ के रिपीट करो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला सर आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नंबर 2 सर आप उसके ओनर होने चाहिए, नंबर 3 सर वो प्रॉपर्टी ना लेट आउट होनी चाहिए, और लेट आउट होके क्या आना चाहिए? रेंट। जिस दिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आप किस में चले जाओगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चलो, जब भी इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स की लॉ के अंदर जब जब कोई नया हेड आएगा तो तब याद रखो उसके साथ एक चार्जिंग सेक्शन आएगा। रिपीट रिपीट रिपीट, जब जब हम लोग कोई भी इनकम टैक्स में हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे या कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, कोई भी जगह पे पढ़ेंगे, तब तब उसके साथ क्या आएगा? चार्जिंग सेक्शन। देखो, जब भी हम लोग ने ना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तभी भी मैंने आपको बताया था हर सेक्शन के इंट्रोडक्शन को देने के लिए एक चार्जिंग सेक्शन आता है। मैं कौन हूँ तो इसका इंट्रोडक्शन मुझे पहले देना होगा। ठीक उसी तरह जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए कौन आएगा? चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन कुछ और नहीं बल्कि चार्जिंग सेक्शन क्या रहेगा? किसी भी सेक्शन और किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो चलो हम लोग जाते हैं चार्जिंग सेक्शन में। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22 से चालू होता है और सेक्शन नंबर 30 पे क्लोज होता है। तो हम लोग सर इतने सारे सेक्शन सब नहीं पढ़ना भाई, तुमको मैंने बता के रखा है इनकम टैक्स इतना बड़ा है, लेकिन वो सबसे डिफिकल्ट होने वाले एग्जाम में सीए में सिर्फ इतना बड़ा है। यू नो अबाउट दैट, सीए में सिर्फ इतना बड़ा है। अच्छा, ये सीए फाइनल में इतना बड़ा है, इंटर के कोर्सेस में वो सिर्फ इतना बड़ा है। और फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एमकॉम जैसा थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स आया तो उनके लिए इतना सा है, और तुम्हारा बीकॉम जैसा कोर्सेस आया, बैफ आया तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना सा है। तो यू नो अबाउट दैट, हम लोग इतने बड़े सेक्शन तो नहीं पढ़ने वाले। तो सेक्शन नंबर 22 से चालू करते हैं। बोलो, रिपीट करो एवरीवन, रिपीट करने का। सेक्शन नंबर 22 किसकी बात करेगा? चार्जिंग सेक्शन। चलो पहुंच जाते हैं चार्जिंग सेक्शन के पास। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 22 से 30 तक रहेगा। देखो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, बोलता है रेंट इनकम। अरे ये क्या हुआ? देखो क्या बोलता है, रेंट से आने वाली इनकम जो भी अर्न करोगे, कैसे अर्न करोगे? लेट आउट करके। क्या लेट आउट करने का? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ध्यान रहे उसके तुम क्या होने चाहिए? ओनर। मेरे को बोलो, क्या ये बातें मैंने आपको पहले बता दी? यस। तो देखो मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, रेंट इनकम अर्नड बाय लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी बाय द ओनर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब जब मैं अपनी इनकम कमाऊंगा, किससे? रेंट से। लेकिन रेंट में जब मैं इनकम कमाऊंगा तो लेट आउट होना चाहिए, और लेट आउट क्या होना चाहिए? घर होना चाहिए, मतलब हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और मैं उसका ओनर होना चाहिए। तो ही किस में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ये मेरा घर है, आपको मेरा घर दिखा, शानदार बंगलो है। अभी मेरे घर का ओनर ऑफ कोर्स कौन रहेगा? मैं ही रहेगा। मैं देखो ओनर है, मैंने अपना घर किसको? टेनेंट को एक घर ना, मैंने मोदी जी को ये घर लेट आउट कर दिया। तो देखो मोदी जी को जैसे ही मैंने घर दिया तो मोदी जी उसके बिहाफ पे मुझे क्या देंगे? रेंट देंगे। मेरे को आंसर करो, पहली बात ये कौन से हेड में आएगा? सर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है। नंबर 2 सर आप उसके ओनर हो। नंबर 3 आपने ये पैसा रेंट से कमाया।
और नंबर 3 आपने पैसा रेंट से कमाया, तो सर ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है। क्या इसमें किसी को डाउट है? आंसर इज नो। जब कोई भी ओनर अपना घर किसी किराए पर देता है और उससे कोई भी इनकम जनरेट करता है, रेंट इनकम निकालता है, उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भेजा जाएगा। गाइस आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम डे नोट्स दे रखा है जो मैं आपको हर चैप्टर में नॉर्मली देते आया हूँ। चलो, रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आया तो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आया तो वो हेड में आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। चलो, अच्छा, तुमको मैंने नोट्स लिखवाने हैं तो वो नोट्स ना यहाँ पे रहेंगे। बोलता है टू कंसिडर एनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देयर आर शुड बी 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। विच 3 कंडीशंस? नंबर 1 हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, नंबर 2 असेट से उसका ओनर होना चाहिए, नंबर 3 वो इनकम रेंट से आनी चाहिए। तो देखो, हम लोग ने एनालिसिस किया है उस चीज़ का। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैं ओनर हूँ, लेकिन मेरे को रेंट से इनकम नहीं आती, तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। आंसर इज नो। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है बट मैं ओनर नहीं हूँ, लेकिन रेंट आ रहा है, तो भी नो। नंबर 3, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है बट मैं ओनर हूँ और रेंट से इनकम आ रहा है, तो भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। सर, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी भी है, मैं ओनर भी हूँ, मैं रेंट भी कमाता हूँ, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे को बोलो, इतनी बड़ी बातें मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बता दी, बट आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नोट है। अब देखो, तुमको यहाँ पे एक स्टार मार्क दिखता रहेगा। अब आप लोग सोचते रहेंगे, सर आप बार बार हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये बच्चा पार्टी, सिंपल टर्म में हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट की भाषा में कि अगर तुमने 4 जगह पे 4 दीवार खड़ा कर दिया और 4 दीवार खड़ा करके एक पतरा भी डाल दिया ना, तो भी तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। ऐसी कोई भी इनकम जो 4 दीवार के बीच में खड़ी हो चुकी है, वो हाउस प्रॉपर्टी है। याद रखना, वैकेंट लैंड नहीं है, खाली जगह को हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। जगह बनी रहनी चाहिए। मैं खाली जगह दे दूं, सिर्फ लैंड दे दूं, तो आंसर इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट कभी होगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? हाउस होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? एनी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के साथ में अगर कोई लैंड अटैच है तो वो भी आएगा। सर, अटैचमेंट लैंड मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, मेरी बिल्डिंग के साथ में ना गार्डन है, अभी गार्डन है, पार्किंग एरिया है, वो सब क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट। वो सारा पार्ट हाउस प्रॉपर्टी का है। मतलब देखो ना, मेरी बिल्डिंग के अंदर मेरा एक घर है, साथ ही साथ में मेरे को एक पार्किंग स्पेस दिया है, साथ ही साथ में मेरे लिए गार्डन है, मतलब वो सब एरिया भी क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? हाँ में आंसर कर दो बस। यस, सुपर। चलो, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे शॉप के लिए हो, चाहे गोडाउन के लिए हो, चाहे सिनेमा बिल्डिंग हो, चाहे वर्कशॉप बिल्डिंग हो, चाहे होटल हो, कुछ भी हो, सारी की सारी क्या मानी जाएंगी? बिल्डिंग। अटैचमेंट लैंड मतलब क्या? मैंने आपको बता दिया, पार्किंग स्पेस है, गार्डन्स है, ये सब क्या माना जाएगा? यस। अभी फॉर एग्जांपल, मेरा एक घर है, मेरे घर को मैंने ना किसी को बिजनेस करने के लिए दे दिया। अरे भाई, तेरा हाउस प्रॉपर्टी है, तेरे को रेंट आ रहा है, बस बात खत्म। अब उसमें झंझट मारी मत करने का। मेरे पास ना एक सिनेमा हॉल पड़ा था, मैंने वो सिनेमा हॉल किसी को दे दिया बिल्डिंग के लिए, किसी को दे दिया रेंट पे, तू भाई चला। अभी पहली बात, मैंने रेंट पे दिया, दूसरा प्रॉपर्टी दिया, तीसरा मैं ओनर हूँ, बस बात खत्म। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 3 कंडीशन चेक करते चलना बस। चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी इधर देखो, मैं ओनर हूँ, मैंने अपना घर किसको अलॉट किया था? मोदी जी को। अभी मोदी जी को मैंने जो घर दिया, मोदी जी ने मेरे को जो उसको इनकम दिया ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में रेंट का इनकम माना जाएगा और वो हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। अब मोदी जी ने क्या किया? मेरा लिया हुआ घर राहुल गांधी जी को दे दिया, बोला राहुल जी आप यूज करो। अब देखो, मोदी जी ऑलरेडी पहले से टेनेंट थे, एक टेनेंट ने दूसरे टेनेंट को घर दे दिया, दैट इज कॉल्ड सब टेनेंट। और ये जो रेंट मेरे को ये राहुल गांधी जो रेंट पे करेंगे, वो किसको पे करेंगे? ऑफ कोर्स मोदी जी को करेंगे। तो मोदी जी को जो इनकम मिली, मेरे को बोलो, पहली बात, मोदी जी ने हाउस प्रॉपर्टी दिया, आंसर इज यस। नंबर 2, मोदी जी ने रेंट कमाया, आंसर इज यस। नंबर 3, मोदी जी क्या ओनर थे? आंसर इज नो। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर मैं ओनर नहीं हूँ बट मैं रेंट से इनकम कमाता हूँ, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो ना, इधर पे लिख के भी रखा है,
अच्छा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सब लेट आउट। अभी इसके बाद का अगला टॉपिक मेरा वही रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वहां पर लिखकर आएगा सब लेट आउट प्रॉपर्टी, तो आप चुपचाप किधर लिखोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गाइस क्या बातें की मैंने आपको पूरी समझी है यहाँ तक? सुपर सुपर। तो देखो, अगर मैं आपको बात करने जाऊँ, मैं अगर आपसे बात करने जाऊँ तो मेरे को आंसर करो। पहली बात, सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलता है सर, पहली बात आपने रेंट से इनकम कमानी चाहिए। नंबर 2 सर आपको बोलता है कि रेंट के बाद आप उसके ओनर होने चाहिए। नंबर 3 आपने जो रेंट कमाया वो हाउस प्रॉपर्टी से आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाना। अच्छा, बार बार हाउस प्रॉपर्टी वर्ड आता है, तो हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या सर? कोई भी बिल्डिंग और उसके साथ का कोई भी अटैचमेंट लैंड। अटैचमेंट लैंड मतलब क्या? पार्किंग स्पेस, गार्डन्स, कुछ भी अगर उस बिल्डिंग के साथ अटैच है तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में पार्ट माना जाएगा। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी मतलब एनी बिल्डिंग। मैंने कोई लैंड लिया तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। वैकेंट लैंड कभी भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? 4 दीवार तो खड़ी होनी चाहिए। ओके गाइस, मेरे को आंसर करो, वो एनालिसिस का बॉक्स तुमको याद रहेगा, दिमाग में सिर्फ वो बिठा के रखो बस। अच्छा, अब मेरे को आंसर करो, मैंने अपना घर किसी को दिया, मोदी जी को दिया। मैंने जब अपना घर मोदी जी को दिया तो मोदी जी टेनेंट हुए। मेरे को बोलो, टेनेंट ने मेरे को जो कुछ भी रेंट दिया और मैं ओनर हूँ तो हाउस प्रॉपर्टी में। बट मोदी जी ने क्या किया, वो घर ना राहुल गांधी जी को दे दिया। तो राहुल गांधी को दे दिया तो ऑफकोर्स वो टेनेंट नहीं, वो सब टेनेंट बन गए, क्योंकि एक टेनेंट ने दूसरे को दिया। तो मेरे को बोलो, ये इनकम जो मोदी जी को मिलेगा वो किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर मोदी जी तो बहुत शाणे निकले, खुद घर लेकर भाड़े पे और दूसरे को चढ़ा दिया। अरे भाई, मोदी जी है ना, वो यही तो कर रहे हैं, तो देश ही तो चल रहा है अपना। चलो, नो पॉलिटिकल कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये कमेंटमेंट जो तुम्हारे काम का नहीं है। हमारे चैप्टर का फॉर्मेट क्या रहेगा वो अब भी हम लोग बात नहीं करेंगे, फॉर्मेट के ऊपर हम लोग धीरे धीरे आएंगे। पहले फॉर्मेट में कुछ नाम है, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि ना आपको उसका मतलब मालूम होना चाहिए, एंड देन उसके बाद अपन चैप्टर के फॉर्मेट पे आएंगे। बोलता है म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, हायर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट क्या है, फिर जाके तुम्हारा गाँव मिलेगा। गाँव सर, गाँव? हाँ, गाँव मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये गाँव निकालने के लिए फॉर्मूला है। चलो, अभी ये सब क्या है पहले वो सीखते हैं, तब बात करेंगे। पहला नाम म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या? ऐसा रेंट जो डिसाइड करेगा लोकल अथॉरिटी। मतलब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का लोकल अथॉरिटी बताएगा कि यहाँ का रेंट कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि नहीं, रेंट तो सिर्फ 1000 रुपये होना चाहिए, बट म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट बोलता है ना बाबा ना, ये एरिया कितना पॉपुलर एरिया है, यहाँ का रेंट तो कम से कम 3000 रुपया होना चाहिए। तो रेंट इज डिसाइडेड बाय इन एवर लोकल एरिया, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। वो लोग डिसाइड करता है कि कितना रेंट होना चाहिए हमारे एक लोकल एरिया का। अभी मैं आपको बात करूँ तो मैं गोरेगांव में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? ऑफ कोर्स बीएमसी वाला डिसाइड करता है। लेकिन आप उधर चले जाओ, क्या नाम है, मीरा रोड साइड पर, तो मीरा रोड साइड पर वो भाईंदर मीरा रोड का कोई तो डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोग डिसाइड करेंगे। वसई विरार साइड चले जाओ तो वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे। लोकल के बाद विलेज साइड एरिया में जाओ तो ग्राम पंचायत, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। तो एनी लोकल एरिया जहाँ पे वो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। नंबर 2, फेयर रेंट। ये फेयर रेंट के बाजू में को मैंने क्या वर्ड लिखा है? आजू बाजू वालों का भाड़ा। मतलब जो देखो ना, आजू बाजू में अपने घर है, मैं ना अपने भाड़े को किराए पे चढ़ाता हूँ और 10,000 रुपये भाड़ा लेता हूँ, बट मेरे आजू बाजू वाले ना 15,000 लेते। तो गवर्नमेंट बोलता है ये कैसा, तेरा घर, ये घर, सब घर सेम है, लेकिन तू 10,000 ले रहा है, बाकी के लोग 15 ले रहे, दैट इज नॉट फेयर। तो फेयर रेंट चार्ज कर, फेयर रेंट। तो फेयर रेंट मतलब क्या? आजू बाजू वालों का भाड़ा। यस और नो गाइस? यस। तो देखो, इट इज द रेंट ऑफ सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट, या तो तुम्हारा दैट इज कॉल्ड रीजनेबल लेटिंग आउट रेंट। तो कभी कभी ना एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन के अंदर फेयर रेंट के बदले रीजनेबल रेंट लिखेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। रीजनेबल रेंट मतलब क्या? फेयर रेंट। तीसरा, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब ना, कोई कैसे भी बैठ के रेंट डिसाइड नहीं कर सकता।
एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या नाम दिया गया? रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करेगा कि तुम्हारे यहाँ का मैक्सिमम भाड़ा कितना होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा भाड़ा टेनेंट से कभी चार्ज नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आप लोगों को कम से कम आप लोग मैक्स टू मैक्स अपने टेनेंट से इतना भाड़ा तो निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट कैसे डिसाइड होता है सर? अभी फॉर एग्जांपल मेरा घर ना स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है, तो मेरे को बोलो वहाँ का भाड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जितना ज़्यादा किलोमीटर तय करते जाओगे, वहाँ का रेंट उतना कम होते जाएगा। अभी मेरे घर में देखो, मेरी बिल्डिंग के सामने जस्ट जाओ तो मेरी बिल्डिंग के सामने पहली बात तो आपको क्या मिल जाएगा सर? 5 मिनट से भी कम लगता है स्टेशन। उसके बाजू में शेयर मार्केटिंग का शेयर वाला रिक्शा लगता है। फिर उसके 2 मिनट के बाजू में बस वाला है, बस का स्टैंड है। तो देखो वहाँ पे कितना कम काम है। मतलब जो भाड़ा रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और अंदर साइड चला जाऊँ, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तुमको लगता है रेंट सेम रहेगा? आंसर इज नो सर, रेंट इज डिफरेंट। अभी मेरे बाजू में देखो इतने बड़े बड़े मॉल्स है, तो मॉल्स का भाड़ा भी तो अलग ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी लीगली चार्ज, इतना ही चार्ज कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर 4, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या? इनकम टैक्स बोलते हैं सूरज के पास ना 5 घर है, एटलीस्ट इतना मिनिमम घर का भाड़ा तो आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट की उम्मीद कौन बैठता है? इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स के एक्सपेक्टेड डिपार्टमेंट के हिसाब से इतना भाड़ा तो आना चाहिए। अभी एक्चुअल रेंट में रिसीव लिखा है। रिसीव मतलब क्या? पैसा मिला या पैसा मिल गया। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रेंट रिसीव। तो दैट इज द रेंट विच इज एक्चुअली रिसीव बाय द ओनर। And last point is municipal taxes. You know about that municipal taxes और municipal valuation। पहली बात तो municipal valuation मतलब लोकल वाले एरिया में रेंट डिसाइडेड होता है, और municipal taxes का मतलब होता है it is the tax paid to the municipal corporation। वहाँ पे रेट डिसाइड हुआ, यहाँ पे टैक्सेस पे हुआ, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो क्या करेगा? डिसाइड करेगा। बट यहाँ पर क्या होगा? पेड करेगा। तुम लोग गूगल और पेटीएम यूज करता रहेगा, वहाँ पर को लिख के आता है प्रॉपर्टी टैक्स। नहीं लिख के आता तो तुम लोग आज जाके चेक करना, अब भी चेक कर लेना, उस पर लिख के आता है प्रॉपर्टी टैक्स पेड करके। वाटर टैक्स जैसे तुम लोग पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, वैसा प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है अपने लोकल एरिया में। तो वो किसको पे करना पड़ता है? ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी को पे करना पड़ता है। वो डिडक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे को बोलो ये 6 पॉइंट आप लोगों को समझा मैंने क्या बोला? सुपर गाइस। अच्छा, ये सब क्या है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके नेक्स्ट फॉर्मेट का। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।